हेलो गाइस, मैं सिर्फ अमित शुक्ला, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की जो पिछली कुछ परीक्षाओं में आए हुए हैं। और इन प्रश्नों की जो सीमा है, शब्द सीमा जो है वो दीर्घ उत्तरीय टाइप की है। मतलब शब्द सीमा जो है वो ये मान करके चलिए कि 250 200 से 300 शब्दों के आसपास की है। मैंने प्रयास ये किया है कि मैं हर क्वेश्चन को 200 150 से 200 शब्दों में फ्रेम कर दूं। और फिर क्या होता है कि जब आप प्रश्न लिखते हैं, जैसे अगर कोई प्रश्न के बारे में आपको 100 शब्दों में अगर जानकारी है, तो अगर आप उसको लिखना चाहें तो 200 शब्दों या 250 शब्दों तक आसानी से लिख सकते हैं। तो उसमें कोई ख़ास परेशानी नहीं आती है। अगर आपको एक मोटा मोटा कंटेंट याद है तो उसमें हर पॉइंट में आप 1 या 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, जो आगे चल करके आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का रूप ले लेती है। तो मतलब मेरे कहने का है कि जब आप 100 शब्द या 150 शब्दों में प्रश्न को तैयार करते हैं या 200 शब्दों में तैयार करते हैं, तो 300 शब्द लिखना जो है वो कोई इतना बड़ा काम, भारी भरकम नहीं होता। तो इसीलिए हर क्वेश्चन को कोशिश करिए कि 200 शब्दों में तैयार कर लीजिए। 200 से आप 100 शब्द भी कर सकते हैं, 200 से आप 300 शब्द भी कर सकते हैं। ये लिखते लिखते धीरे धीरे फिर वो कला आने लगती है। कंटेंट तो हमको वही लिखना है, उसमें तो हम कोई बहुत ज़्यादा 1 या 2 पॉइंट आदमी एक्स्ट्रा कर सकता है, बस इतना किया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से जो कंटेंट की फ्रेमिंग होती है वो लगभग 70 से 80% वही होती है। तो आज हम ऐसे ही 3 प्रश्नों की बात करेंगे। ये प्रश्न जो हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल में पहले दिए जाते हैं, फिर उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के तहत उसकी चेकिंग की जाती है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए जो आपको हम देते हैं, डेली ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में ऐसे अलग अलग विषयों से संबंधित प्रश्न जो हैं वो भेजे जाते हैं, और वहाँ पे रोज़ जो है वो आपकी कॉपी जो है वो चेक की जाती है। जो आवश्यक सुझाव होते हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल फ्री स्टडी जोन के नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल तक की पहुँच जो है वो आपको मिल जाएगी। तो आप आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, कांग्रेस में उग्रवाद की उत्पत्ति के कारणों को बताइए। आप जानते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बात करें तो जो बंगाल विभाजन होता है 1905 में, उसके बाद जो है वो उग्रवादियों का उदय माना जाता है। और लगभग 1918 तक, 1918-1920 तक जो है पूरा उग्रवादियों का ही काल होता है। तो इसी कारण से पहले आप भूमिका लिखेंगे, ये बताएंगे कि उग्रवाद है क्या और उग्रवाद में कौन ऐसे बड़े बड़े नेता थे जो इसको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। तो पहले आपने भूमिका बता दी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में 1905 से 18 का काल जो है वो उग्रवाद के उदय व विकास के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे तेजस्वी नेता इस विचारधारा के जनक थे। अब चूंकि वो आपसे पूछ रहा है उग्रवाद की उत्पत्ति के कारण, तो आप इनकी उत्पत्ति के कारणों की चर्चा करिए। तो सीधे लिखिए, इनकी उत्पत्ति के निम्न कारण थे। अब पॉइंट में आ जाएं। इसको चाहे तो आप सीधे सीधे लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आया कि हेडिंग डाल करके लिखना ज़्यादा प्रभावकारी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग का सहारा लिया। तो अगर आप 100 शब्दों में लिखेंगे तो इसको 4 या 5 बिंदु में लिख करके ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर यही आपको 250 से 300 शब्दों में लिखना है तो 10 बिंदु तक ले जाइए, बड़े आसानी से वो 300 शब्दों में पहुंच जाता है। तो चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं, अंग्रेज़ों के वास्तविक स्वरूप की पहचान। 1892 से 1905 तक की बात करें तो ये अंग्रेजी गवर्नर जितने भी आए हैं 1892 से 5 तक, ये सब साम्राज्यवादी विचारधारा के थे। मतलब इनका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अंग्रेजी शासन का साम्राज्य विस्तार करें। और यही साम्राज्यवादी विचारधारा जो है वो उदारवादियों को, उस समय उदारवादी जो थे जिनका वर्चस्व हुआ करता था, तो उदारवादियों की सभी मांगों को इस विचारधारा ने ठुकरा दिया। और अंग्रेज जो हैं वो उदारवादियों की लगभग हर मांगों को ठुकरा देते थे और कोई खास प्रतिक्रिया उस पर नहीं करते थे। शायद यही कारण था कि जब उनकी मांगें ठुकराई गईं तो राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंची और राष्ट्रीय भावना को कुचलने का प्रयास किया गया। और इस वास्तविक स्वरूप की पहचान अंग्रेजों की धीरे धीरे भारतीयों को होने लगी, जो 1905 के बाद जो है वो उग्र रूप में सामने आती है। वही उग्रवाद जो है वो हमको देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम बात करें रैंड की हत्या, रैंड जो थे वो कमिश्नर थे। पूना में उस समय घटना ये हुई थी कि प्लेग का संक्रमण जो है बड़ी तेज़ी से फैला था। उस समय प्लेग जो है वो महामारी के रूप में फैला करता था। जिस प्रकार से आज आप देखते हैं कोरोना संक्रमण जैसे है, उसी समय उस समय प्लेग संक्रमण होता था। जब वो संक्रमण होता था, अगर आप
इतिहास के छात्र रहे हैं या आपने इतिहास पढ़ा है तो आप ये जानते होंगे कि जब प्लेग संक्रमण हुआ करता था तो पूरा पूरा क्षेत्र जो है वो साफ हो जाता था या पूरे पूरे गांव जो हैं वो लाशों में तब्दील हो जाते थे। तो काफ़ी भयानक महामारी का रूप लेता था ये। तो उस समय पूना में प्लेग संक्रमण जो है बड़े भीषण तौर पे फैला था। वहाँ के कमिश्नर थे यही रैंड। रैंड जो थे इन्होंने किसी प्रकार का कोई सार्थक कदम नहीं उठाया। 22 जून 1895 में चापेकर बंधु ने इनकी हत्या कर दी। तो यहाँ से कुछ उग्रवादियों को बल मिलता है कि हाँ, अगर कोई अंग्रेजी कमिश्नर की हत्या कर सकता है, आगे चल करके हम इनको अपने अधीन जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक उग्रवादियों की उत्पत्ति का कारण ही बना। आगे अगर बात करें बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन जो है वो फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था। बंगाल विभाजन ने गर्म दल को और शक्तिशाली बना दिया। मतलब दो दो जो विभाजन हो गया था, नरम दल और गर्म दल, तो गर्म दलों को ज़्यादा बल प्रदान करने का काम जो है वो बंगाल विभाजन ने किया। अगला है प्रखर राष्ट्रवादी नेताओं का उदय। धीरे धीरे जैसे ये घटनाएं होती गईं तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे तेजस्वी नेताओं का उदय जो है वो होने लगा और राष्ट्रवाद का शंखनाद जो है वो बच गया और स्वराज प्राप्ति को लक्ष्य घोषित किया गया। साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीकों को स्पष्ट किया गया कि भाई अब हम अनुनय विनय के जो हमारा तरीका है इसको अब हम त्यागेंगे और अब हम छीनने की राजनीति या हम अपनी हिस्सा लेने की राजनीति जो है वो हम चालू करेंगे। तो कुल मिलाकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के जो तरीके हैं उनको स्पष्ट कर दिया गया। पहले तो ये था कि हम निवेदन, अनुनय विनय इन सब के माध्यम पे ज़्यादा भरोसा रखते थे, खासकर जो उदारवादियों का काल था। लेकिन उग्रवाद जब आते हैं या जो यहाँ से ये जो चीज़ें होती हैं इनसे उग्रवादी विचारधारा को बल मिलता है। आगे अगर बात करें अकाल की, तो 1896-97 ने के का जो अकाल रहता है उसमें अंग्रेजी शासन की उदासीनता जो है वो सामने आती है और इसी उदासीनता के कारण जो है वो धीरे धीरे एक उग्रवादियों का एक दल जो है वो तैयार होता गया और उग्रवादी विचारधारा को बल मिलता गया। कर्जन का शासन, लॉर्ड कर्जन जो हैं अंग्रेजी गवर्नर रहते हैं। अंग्रेजी सरकार ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए लॉर्ड कर्जन को भारत भेजा। इंग्लैंड के हितों के अनुरूप उसने काम भी किए। आगे चल करके एक आक्रोश जो है वो बढ़ता गया और उग्रवादियों का जन्म होता गया। आगे अगर अगले पॉइंट की बात करें तो जापान का उदय। 1905 में आप जानते हैं कि जापान जो है रूस को हरा देता है और जैसे ही जापान रूस को हराता है तो इससे राष्ट्रीय चेतना को हमारे बल मिलता है। हमारे यहाँ जो उग्रवादी थे उनके मन में ये विचार आया कि रूस जैसे शक्तिशाली देश को अगर जापान हरा सकता है तो अंग्रेज जैसे देश को हम क्यों नहीं हरा सकते। और 1905 का जो जापान का ये विजय होती है उसमें हमारे यहाँ के जो उग्रवादी हैं इनको एक बल मिलता है। इनको ये विश्वास होता है कि कोई भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है वो किसी भी देश को हरा सकता है। अब उग्रवादी भी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए तत्पर थे। शिक्षित भारतीयों के प्रति नीति। अंग्रेजों ने शिक्षित वर्ग को कम वेतन दिया, छोटे पदों पे ही सीमित रखा, बड़े पदों पे जाने नहीं दिया। धीरे धीरे उनके विचार उग्र होते गए और एक शिक्षित वर्ग भी तैयार हो गया जो उग्रवादियों जैसी विचारधारा रखता था। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि उग्रवाद के उदय होने से राष्ट्रीय आंदोलन को बल तो मिला, इन्होंने स्वराज की दशा और दिशा को स्पष्ट कर दिया। तो ये अपने आप में कंप्लीट उत्तर है जिसमें हमने पहले भूमिका को स्पष्ट किया, फिर हमने उग्रवादियों की उत्पत्ति के कारण बताए और अंतिम में एक लाइन में निष्कर्ष बता दिया कि उग्रवाद का जो उदय होता है इससे हमारे आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिलता है। स्वराज की दशा और दिशा को स्पष्ट करने का काम जो है वो उग्रवादियों ने किया या इस उग्रवाद ने किया। अगला प्रश्न है पाश्चात्य शिक्षा के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पाश्चात्य शिक्षा आप जानते हैं हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी उसके विपरीत अंग्रेजी काल में एक पश्चिमी देश के जैसी शिक्षा व्यवस्था को लाया जाता है। लॉर्ड मैकाले साहब जो हैं इसके जनक माने जाते हैं पाश्चात्य शिक्षा के। तो ये जो किंडरगार्टन व्यवस्था है, ये जो पाश्चात्य शिक्षा है, इसका जो प्रभाव हुआ उसका हमको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। मतलब ये आलोचना तो करनी है, उसके साथ साथ ये देखना है कि उसके मूल्य क्या थे, है ना, उसके मूल्यों का अंकन हमको करना है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए उसके प्रभावों की अगर हम बात करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रभाव थे जो आलोचना लायक थे, मतलब जो नकारात्मक थे, और कौन से ऐसे प्रभाव थे जो सकारात्मक थे। यही उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन होगा।
तो पहले तो भूमिका स्पष्ट करते हैं कि प्राचीन भारत में जिस उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया उसे अंग्रेजों ने रूपांतरित कर शासन संबंधी हितों के अनुकूल कर दिया। परिणामतः भारतीय भाषाओं के वर्चस्व का अंत होकर अंग्रेजी वर्चस्व स्थापित हो गया। यद्यपि पाश्चात्य शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव भी सामने आए, जिसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो इसमें पहले नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। नकारात्मक प्रभाव से ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि पाश्चात्य शिक्षा जो है वो आलोचना करने योग्य है। फिर मूल्यांकन जब करेंगे तो फिर उसके सकारात्मक प्रभाव भी देख लेंगे। तो नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो शिक्षित व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के बीच की दूरी बढ़ गई, क्योंकि जैसे जैसे पाश्चात्य शिक्षा के संपर्क में जो लोग आते गए तो वो प्राचीन शिक्षा को, जो हमारी जो उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था थी, उसको हेय की नज़रों से देखने लगे और यही दूरी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य में भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि हिंदू वर्ग जो था वो ज़्यादा करीब था शिक्षा के। उस समय की अगर हम बात करें, आधुनिक औपनिवेशिक शासन की बात करें, तो हिंदुओं को शिक्षा मिली। मुसलमान जो हैं, ये जो मुस्लिम वर्ग है वो वहीं पर रह गया। वहीं पर रह गया से मेरा मतलब ये है कि शिक्षा जो है उसकी पहुंच, पाश्चात्य शिक्षा की पहुंच उस वर्ग तक नहीं हो पाई, और यही कारण था कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्य जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। राष्ट्रीय भावना के उदय को प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसमें राष्ट्रीय भावना का कोई स्थान था ही नहीं, और उसमें राष्ट्रीय भावना का स्थान तो नहीं था, साथ ही साथ ये था कि ज़्यादा साहित्यिक थी वो। तो राष्ट्रीय भावना का उदय जो उस समय बड़ी तेज़ी से हो रहा था, पाश्चात्य शिक्षा ने कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा लगाम लगाने का प्रयास किया। अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सफलता प्राप्त करना था, ये उसका नकारात्मक प्रभाव था। आगे अगर देखें, अंग्रेजी शिक्षा ने नवयुवकों में निषेधात्मक दृष्टिकोण को जन्म दिया, जिससे बहिष्कार की भावना को बल मिला। जैसे जैसे पाश्चात्य शिक्षा के करीब आते हैं व्यक्ति, या शिक्षित वर्ग जैसे करीब आता है, तो एक निषेधात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी वो सकारात्मक थी। उसमें निषेध नाम की कोई चीज़ को जगह नहीं दी गई थी, ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे तर्क की भावना विकसित हुई। अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा में निषेधात्मक दृष्टिकोण भी उतना ही अहमियत रखता था जितना सकारात्मक रखता था। तो इसी कारण से बहिष्कार की जो भावना है, चूँकि निषेधात्मक दृष्टिकोण अगर कोई रखेगा तो वो कहीं भी किसी भी स्थिति में बहिष्कार भी कर सकता है, तो बहिष्कार की भावना को बल मिलता है। अब अगर सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे पाश्चात्य शिक्षा आई तो पत्रकारिता और प्रेस को भी बढ़ावा मिलता है। एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हो जाता है। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत को वृहद विश्व के साथ जोड़ दिया। धन निष्कासन जैसी नवीन समस्याओं को समझने में सहायता भी मिली। पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आने से भारतीयों में राष्ट्रीयता का संचार हुआ, क्योंकि कई ऐसे उस समय नए नए समाज सुधारक, नए नए ऐसे कुछ पाश्चात्य लेखक आ रहे थे जो राष्ट्र के महत्व पे बात कर रहे थे, या राष्ट्र से संबंधित उनका कुछ साहित्यिक देखने को मिलता था, देखने को मिलता था, साहित्य देखने को मिलता था। तो वो पढ़े जब हमारे भारतीय विचारक, तो उनके मन में ये आया कि देश प्रेम जो है उसका भी एक अलग स्थान होता है, और आगे चल करके इस पे राष्ट्रीयता का संचार जो है वो देखने को मिलता है। तो आपने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दृष्टिकोणों को समझा। अंतिम में ये कहा जा सकता है, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पाश्चात्य शिक्षा ने जरूर पश्चिमी सभ्यता और जीवन पद्धति के प्रति आकर्षण पैदा किया था, किंतु राष्ट्रीय आंदोलन व भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर नहीं कर सके। तो कुल मिलाकर के जो पाश्चात्य शिक्षा का आलोचनात्मक मूल्यांकन जो आप लिखे, उसमें आपने पहले भूमिका बताई कि भाई पाश्चात्य शिक्षा जो है वो किस प्रकार से आपने देखा कि हमारी उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था को विस्थापित करती है, और फिर आपने बता दिया कि क्या उसके नकारात्मक प्रभाव थे। जो कि हमको आलोचनात्मक प्रभावों का ही मूल्यांकन करना है, प्रभावों का ही आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो इसीलिए आपने नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव बताए। और फिर उसके बाद आपने अंतिम में ये बता दिया कि पश्चिमी जो हमारी सभ्यता जो विकसित होती है भारत में, वो आकर्षण शुरू में ज़रूर पैदा करती है, लेकिन लंबे समय तक वो सर्वाइव नहीं कर पाती। आगे देखें, अगला प्रश्न जो हमने दिया था उसमें यह था कि एक योद्धा के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों को बताइए। मतलब आपको ये चीज़ बतानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य की कौन कौन सी उपलब्धियां थीं जिसमें उसने एक योद्धा के रूप में संघर्ष करते हुए उस पर फतह हासिल की। तो पहले तो भूमिका लिखिए, पहले आप बताइए कि वह एक योद्धा था। तो पहले आप भूमिका में बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल सेना नायक व वीर योद्धा था। उसने अपने शासनकाल में पश्चिमोत्तर भारत में
यूनानियों को खदेड़ा तथा दक्षिण में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया। एक शासक के रूप में विस्तृत साम्राज्य का निर्माण उसकी कूटनीति का परिणाम था। अब देखते हैं उपलब्धियां। तो उपलब्धियों को मैंने बिंदुवार ऐसे बताया है फ्लो डायग्राम के माध्यम से। तो उसकी उपलब्धियां मतलब उसकी विजय ही बतानी है, क्योंकि उसकी विजय ही उसकी उपलब्धियां होंगी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रप यूडेमस को पराजित कर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। महावंश कहता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध पर कई शक्तिशाली आक्रमण किए और अंततः 321 ईस्वी के मध्य उसका संपूर्ण मगध पर अधिकार हो जाता है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे भी ये ज्ञात होता है कि संपूर्ण सौराष्ट्र, मालवा, उज्जैन, गुजरात पर चंद्रगुप्त का अधिकार था। 305 ईस्वी में सेलुकस ने भारत पर आक्रमण किया। सेलुकस यूनानी राजदूत था, यूनानी आक्रमणकारी था, और चंद्रगुप्त ने उससे अंततः संधि कर ली और उसके पुत्री से विवाह किया और कूटनीति से काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र भी प्राप्त किया। मैसूर से जो शिलालेख हमको मिलते हैं उससे यह ज्ञात होता है कि मैसूर और उसके आसपास के जो समीपस्थ क्षेत्र थे इसमें चंद्रगुप्त का शासन हुआ करता था। निष्कर्ष से यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक वीर योद्धा होने के साथ साथ कुशल कूटनीतिक भी था। इसने चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को स्थापित कर संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अधीन बनाए रखा। तो ये कुछ ऐसे 3 प्रश्न थे जिसकी चर्चा हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में की थी और जिसका उत्तर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर के आया हूँ। ऐसे ही प्रश्न आपको आगे मिलते रहेंगे। ऐसे ही प्रश्नों की रूपरेखा जो है वो आप जो है वो तैयार करिए अलग अलग प्रश्नों के संदर्भ में। आप चाहें तो कोई प्रश्न जैसे आपके सामने है तो आप उसका उत्तर लिख करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। जो भी उचित सुझाव होगा उसके संबंध में दे दिया जाएगा। कोई ऐसे प्रश्न जिसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो प्रश्न आप टाइप करिए, उसका उत्तर जो है, मॉडल उत्तर जो है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से या फिर PDF के माध्यम से आपको अवेलेबल करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। तो फ्री स्टडी जोन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें जुड़िए और अगर कोई डाउट्स हैं तो वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।